हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई का आज हम लोग पहला लेक्चर करेंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये दो चैप्टर है। एनसीईआरटी में दो चैप्टर है। एटम अलग है और न्यूक्लियाई अलग है, मतलब हम लोग दो चैप्टर एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 लेक्चर लगेगा और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो एटम एंड न्यूक्लियाई असाइनमेंट डाल दिया गया है एटम एंड न्यूक्लियाई का। आप वहां से ई बुक के जरिए वो असाइनमेंट पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और प्रयास कीजिएगा कि जो पढ़ाए वो टॉपिक वहां से उतार ले, अपने कॉपी पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पब्लिक। सबसे पहले एटम। एटम क्या है? अगर एटम के बारे में हम लोग जाने तो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है पब्लिक, जो फ्री नहीं पाया जाता लेकिन केमिकल रिएक्शन में वो भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन जहां कहीं भी होगा तो एटम एटम जाकर के रिएक्ट करेगा पब्लिक। तो ये फ्री तो नहीं पाया जाता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो ध्यान रखिएगा, एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which does not exist in free state but takes part in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा लेकिन फ्री नहीं पाया जाता। एटम के बारे में पब्लिक बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपना अपना मॉडल दिए। थॉमसन साहब का सबसे पहले एटॉमिक मॉडल आया, हालांकि इससे पहले डाल्टन साहब का आया। डाल्टन साहब एटम के बारे में जिक्र किए थे, उसके बाद फिर थॉमसन, फिर आए रदरफोर्ड, फिर आए नील्स बोर। ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, किसी पीरियोडिक टेबल का धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते गया पब्लिक। ठीक उसी तरह से एटम के बारे में और अभी तक मॉडिफाई हो ही रहा है। ठीक है, तो एटम के बारे में सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। जे थॉमसन के अनुसार एटम का मॉडल था क्या? 1898 में, 1898 ईस्वी में पब्लिक ये जे थॉमसन एटम के बारे में बताए कि एटम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एटम कैसा होता है। तो सबसे पहला उन्होंने बात बताया पब्लिक कि एटम स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। स्फेरिकल शेप में होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा पब्लिक फैला हुआ रहता है सरफेस पर। पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा सरफेस पर फैला हुआ रहता है और निगेटिव चार्ज इसमें तरबूज में बीज के तरह धंसा रहता है। आप देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरा सरफेस पर फैला हुआ रहता है और निगेटिव चार्ज तरबूज में बीज के तरह धंसा हुआ रहता है। तरबूज में बीज कैसे धंसा रहता है, ब्लैक ब्लैक देखे होंगे, ठीक उसी तरह से वो बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ सरफेस पर और निगेटिव चार्ज उसमें धंसा हुआ रहता है, लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, तरबूज में बीज की तरह। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी हम लोग कहते हैं। और ये बताया कि स्फेरिकल शेप में होता है और ये बेसिकली न्यूट्रल, ये भी बताए थे कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता था पब्लिक वो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? इसीलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर होता है। ये थॉमसन साहब का कहना था। स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज इसमें धंसा हुआ रहेगा पब्लिक तरबूज में बीज की तरह। तो ये बताए थे थॉमसन साहब। ये रेडियस भी एक्सप्लेन किए कि एटम का जो रेडियस होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। एटम का रेडियस, उसी रेडियस में पूरा स्फेयर जो बन गया पब्लिक, उसी में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता पूरा सरफेस पर और निगेटिव चार्ज तरबूज में बीज की तरह इसमें धंसा हुआ रहता है। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इनका ड्रॉबैक भी रहा पब्लिक। ड्रॉबैक क्या रहा, माने कमी क्या था? पहला कमी था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में वो सही से नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका खामियां आप कह सकते हैं पब्लिक कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। और दूसरा कि किसी भी एटम से अगर अल्फा पार्टिकल को पास कराएंगे तो वो स्कैटरिंग मतलब कैसे करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी अल्फा बताते हैं। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, माने एटम से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए पब्लिक। कौन?
थॉमसन साहब। 3 का ड्रॉबैक रह गया, कुड नॉट एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बताए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी नहीं बताया पब्लिक, अल्फा स्कैटर कैसे करेगा अल्फा पार्टिकल, फिर ये चीज सारा चीज बताया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे हुए कि बताएं कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ रहता है, निगेटिव चार्ज तरबूज में बीज की तरह धंसा हुआ रहे। लेकिन आज का एटॉमिक मॉडल वैसा नहीं है। आज का एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि एक स्फीयर है, उसके सेंटर माने न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है पब्लिक, ऐसे करके हम लोग। ठीक है ना। इसके बाद 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड साहब आए। उसके बाद पब्लिक रदरफोर्ड साहब एक एटम का मॉडल बताया, नया मॉडल 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड एक मॉडल बताया पब्लिक, और मॉडल क्या था थोड़ा ध्यान देंगे। रदरफोर्ड एक मॉडल बताएं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड साहब भी एक एटम का मॉडल बताया पब्लिक 1911 ईस्वी में। ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये मॉडल इन्होंने दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये किए थे, एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट नाम था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड एक मॉडल दिए। इस एक्सपेरिमेंट में किए क्या, सुनिएगा। पहली बात की थिन गोल्ड का फॉयल लिए, वो थिन गोल्ड का फॉयल। ठीक है, गोल्ड इसीलिए लिए क्योंकि वो पतला हो सकता है। थिन गोल्ड का फॉयल, पतला से पतला पत्थर बन जाए, इसके लिए गोल्ड लिया। मैलिएबल होता है ना, मैलिएबल माने पीट पीट के पतला पत्थर बनाया जा सकता है। दूसरा हेवी इसका मास होता है। ठीक है, और इस मतलब थिन गोल्ड के फॉयल से पब्लिक अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया। ये एक एटम है गोल्ड का एटम, गोल्ड का एटम। अब इस एटम से पब्लिक अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया। अब एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो मैं बता दूं, हीलियम का नाम तो सुनते होंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, इस हीलियम में से पब्लिक अगर 2 को इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 को प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब पॉजिटिव चार्ज 2 को आना। ठीक है, तो 2 को इलेक्ट्रॉन अगर इस हीलियम एटम में से हम निकाल ले तो जो बनेगा पब्लिक उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हीलियम का न्यूक्लियस लेना है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसको निकाल देना है हम लोग। ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, तो जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ ले पब्लिक कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और हैवी होता है। ध्यान रखिएगा, 4 एटॉमिक मास यूनिट 4 होता है मास उसका। तो अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया पब्लिक। अल्फा पार्टिकल हीलियम आयंस का फ्लो होता है, ऐसा समझ ले, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने पास कराया। देखिए, अल्फा पार्टिकल को वो पास कराए। जब अल्फा पार्टिकल पास करवाए पब्लिक, ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल पास करवाए तब सुनिएगा उनका ऑब्जर्वेशन क्या था। देखिए, अल्फा पार्टिकल को वो अल्फा पार्टिकल निकला और अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे गया पब्लिक, है ना, और ये गोल्ड के फॉइल से, गोल्ड के एटम से पास कराया गया। ठीक है, गोल्ड के एटम से पास कराया गया। हमने क्या बताया, गोल्ड क्यों लिया गया? क्योंकि हेवी है ना, और कोई दूसरा इसके जगह पर ले लीजिएगा तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल को स्कैटर ही नहीं कर पाएगा, माने
नहीं फैला पाएगा, है ना। ये खुद भारी है तो इसको अब भारी हो पड़ेगा ना, है ना, थोड़ा सा। और दूसरी बात कि पतला से पतला सीट बन जाए, इसी के लिए गोल्ड हम लोग लिए, ठीक है। तो हेवी मेटल में गोल्ड ही था जो पतला पत्थर बन सकता था, मैलिएबल था, वो उसको एकदम पतला से पतला सीट बना सकते थे, और हेवी उसका, है ना, एटम था। ध्यान रखना है पब्लिक। तो अल्फा पार्टिकल को वो पास कर रहे हैं। अल्फा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पहला ऑब्जर्वेशन उनका क्या था पब्लिक, ऑब्जर्वेशन सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन उनका था कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। याद रखिएगा, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का पास कर गया। तो बताइए कंक्लूजन में क्या निकलता है। बहुत एटम से जब पास कराया गया पब्लिक, तो देखा गया कि बहुत सारा अल्फा बिना डेविएशन का पास हो रहा है। बिना डेविएशन का पास होने का मतलब कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है। तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन का पास हो गया। इसका मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है पब्लिक, खाली है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के नजदीक से जा रहा था पब्लिक, अपने पाथ से मुड़ा, कुछ एंगल से मुड़ा। इसका मतलब कि कहीं तो पॉजिटिव चार्ज है तभी तो इसको रिपेल कर दिया। तो उससे न्यूक्लियस का खोज हुआ, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज मिला पब्लिक कितना, +Ze के बराबर। जेड प्रोटॉन की संख्या है, या आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +Ze न्यूक्लियस पर चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले जानते थे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस पर भी कोई चार्ज है, तभी तो रिपेल कर दिया पब्लिक, बाहर की तरफ ढकेल दिया। यानी एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से विचलित हो रहा, अपने पाथ से हट रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस सेंटर पे कोई तो पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का खोज हुआ और वहां पे चार्ज निकला +Ze के बराबर। कुछ अल्फा पार्टिकल 8000 में से एक आध ऐसा था पब्लिक जो अपने पाथ से क्या हो गया, रिटर्न कर गया, रिटर्न बैक कर गया। यानी ये कंफर्म हो गया कि सेंटर पे भाई कोई तो है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वो न्यूक्लियस कहलाया। न्यूक्लियस सेंटर पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये 3 था, ध्यान रखना है पब्लिक। तो पहला चीज कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, दूसरा कि सेंटर पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसा उन्होंने बताया रदरफोर्ड साहब ने कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल न के बराबर है, मतलब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में न के बराबर ही मास होता है। तो ये ध्यान रखना है पब्लिक। फिर वो बताए कि इधर ले लिए डेविएशन, इधर ले लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, इधर ले लिए डेविएशन, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या था ना कि ज्यादातर नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसा था, माने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसा था जिसका डेविएशन कम था। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसा था जिसका डेविएशन कम था, माने जो कम उड़ रहा था ना, जो कम उड़ रहा था वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज्यादा था। तो जो कम उड़ रहा था पब्लिक, वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये डेविएशन बहुत कम है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। और जिसका डेविएशन ज्यादा हो रहा, माने जो ज्यादा मुड़ रहा है, वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या क्या था पब्लिक, कम था। जो ज्यादा डेविएट कर रहा था, माने जो ज्यादा डेविएट करेगा वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा। अब ये दोनों को हम लोग इस तरह से मिलाएंगे। तो ये ग्राफ था नंबर ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल वर्सेस डेविएशन का, तो ध्यान रखना है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से पब्लिक आप लोग ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एटम वर्सेस डेविएशन का। तो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया पब्लिक इनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। अच्छा, फिर क्या बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 के पावर -15 मीटर, और एटम का साइज तो पहले से मालूम था 10 के पावर -10 मीटर। तो ये हो गया साइज ऑफ एटम, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। ये हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हो गया पब्लिक आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब इसमें एक बात और है, वो एक बात क्या है कि ये न्यूक्लियस है, और आपको याद होगा न्यूक्लियस पर का चार्ज +Ze, और इलेक्ट्रॉन पब्लिक इसके चारों तरफ गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो बताया गया
कि जब घूमेगा पब्लिक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल कौन देगा, प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये दोनों के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा पब्लिक, तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force between nucleus and electron, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए होता है भाई। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी बॉडी घूमता है, ये पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, तो घूमेगा तो उसको सेंट्रीपिटल चाहिए। तो सेंट्रीपिटल कौन देगा, तो ये दोनों चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था पब्लिक, ध्यान रखिएगा। अब इनका कुछ ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक माने कमी। ये तो एक्सप्लेनेशन दे दिए पब्लिक की, इस तरह से बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताया कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, सेंटर पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसका चार्ज प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल कौन देगा, तो प्लस और माइनस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल देगा। न्यूक्लियस का साइज 10 के पावर माइनस 15 मीटर, एटम का साइज 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो और फिर डेविएशन पब्लिक इस तरह से ग्राफ डेविएशन का, तो ऐसा कुछ था। गोल्ड का फॉइल क्यों लिए, ये हमने बताया कि वो मैलिएबल था, बहुत ज्यादा मैलिएबल और हैवी एटम था। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है कि अगर आप गोल्ड के जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन ले लेते तब क्या हो जाता, तो भाई हाइड्रोजन हीलियम से हल्का ना है, अल्फा पार्टिकल से हल्का है, डेविएट नहीं करता। तो इस बात को ध्यान, नो डेविएशन नो स्कैटरिंग, होता ही नहीं है स्कैटरिंग, ध्यान रखिएगा। अब इनका ड्रॉबैक क्या रहा, ड्रॉबैक रहा पब्लिक माने कमी क्या रहा इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक रहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए पब्लिक। और दूसरी बात क्या था कि ये बता दिए ना कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो ये धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन घूमेगा पब्लिक, धीरे धीरे एनर्जी लॉस करेगा, तो आप ही बताइए कि धीरे धीरे ये एनर्जी लॉस करते हुए क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी लॉस करेगा, धीरे धीरे रेडियस खत्म होते 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 जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो गड़बड़ बता दिए थे पब्लिक। तो ये ड्रॉबैक रहा इनका। अब 1913 ईस्वी में, ये 1911 ईस्वी में थ्योरी दिए थे, 2 साल के बाद जस्ट नील्स बोर वो नया एटॉमिक मॉडल दिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रदरफोर्ड को और एक्सप्लेन करेंगे पब्लिक हम लोग, दो छोटा छोटा थ्योरी से, ठीक है। अब हम लोग रदरफोर्ड में एक हम लोग छोटा सा टॉपिक देखेंगे पब्लिक। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो हम लोग देख लिए, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक। जैसे मान लिया जाए ये कोई एटम है, ठीक है, और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज आप देख सकते हैं प्लस जेडी होगा। अगर कोई अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज प्लस 2e होगा, अगर आप इस अल्फा पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकें तो दम जाएगा डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराना है, तो ये न्यूक्लियस पर जाके टकराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन की वजह से पब्लिक कुछ दूर पहले ही से ये लौट आएगा। तो मिनिमम जो डिस्टेंस पहुंचेगा ना, वो मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो यहां पहुंचेगा पब्लिक, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। आप ऐसा सोचिए, आप जब इसको फेंके होंगे पब्लिक इस अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल का मास भी होगा और हम लोग फेंके तो इसके पास वेलोसिटी भी है, तो मास और वेलोसिटी अगर दोनों होगा तो बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा और धीरे 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 ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, अब जैसे ही नजदीक पहुंचेगा तो रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा। तो घटेगा तो यहाँ के रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, फिर वापस लौटेगा। तो रुकेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए पब्लिक कि वो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ। तो वो काइनेटिक एनर्जी पब्लिक दोनों चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि दो चार्ज को अगर हम लोग आर सेपरेशन पर रखते हैं तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा कितना R स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R के बराबर पोटेंशियल एनर्जी आता है। जब दो चार्ज को हम लोग R सेपरेशन पर रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R के बराबर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था वहां पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mU स्क्वायर, मास इसका m है और वेलोसिटी u है तो हाफ m स्क्वायर, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। तो Q1 की जगह पर कितना हुआ प्लस 2E, Q2 की जगह पर कितना हुआ प्लस ZE और बटा R की जगह पर कितना है x0। तो पब्लिक हम लोग करेंगे क्या, x0 को यहाँ कर दीजिए, हाफ m स्क्वायर को यहाँ कर दीजिए, तो x0 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर, 2ZE स्क्वायर बटा हाफ m स्क्वायर नीचे। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ये पहुंचता है अल्फा पार्टिकल पब्लिक, वो मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर बटा हाफ m स्क्वायर के बराबर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन से आप पब्लिक तुरंत बना सकते हो। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये मिनिमम जो अप्रोच होता है, मिनिमम जो पहुंच सकता है अल्फा पार्टिकल पब्लिक डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराने पर, वो डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। अब इसके बाद एक और रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया पब्लिक इंपैक्ट पैरामीटर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसी से बहुत सारा वो कंक्लूजन भी निकाले थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पब्लिक, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। ओके, इंपैक्ट पैरामीटर को पब्लिक हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, एटम, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया पब्लिक, और न्यूक्लियस पर चार्ज प्लस ZE, ध्यान रखिएगा। दो अल्फा पार्टिकल है, दो अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस पर जाकर के मतलब टकरा रहा है, मतलब न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकरा रहा है पब्लिक, और एक अल्फा पार्टिकल कहीं और से पास हो रहा है। दो अल्फा पार्टिकल, जिसमें एक अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा यार, कि हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे हीलियम एटम में से, तो जो बचता है वो अल्फा पार्टिकल ही होता है। इसको दम गांठ बांध लीजिए बढ़िया से, नहीं तो आगे न्यूक्लियाई में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए बी केयरफुल। दो अल्फा पार्टिकल को पब्लिक हम लोग पास करा रहे हैं, जिसमें से एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकरा रहा है और एक कहीं और से पास कर रहा है पब्लिक, और इसमें डेविएशन कितना एंगल का है, थीटा का। तो दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। याद हो गया डिफिनेशन, द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल in which one of them is just passing through nucleus, मतलब न्यूक्लियस से जाके मिलता है, टकराता है, हालांकि ना टकरा अलग मैटर है, लेकिन एक न्यूक्लियस पर भेजना है, ठीक है, और दूसरा कहीं और से भेजना है।
तो जो ये एंगल होगा डेविएशन वो थीटा से रिलेटेड ये इम्पैक्ट पैरामीटर दिए कि दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया, रदरफोर्ड साहब दिए, वो क्या दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बटा 2 बटा हाफ mu स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर, याद रखना है जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बटा 2 हाफ mu स्क्वायर, थीटा ये वाला डेविएशन हुआ। अब आइए, अगर b इज स्मॉल, पब्लिक थोड़ा सा बात समझना है, आइए जरा सा बताते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। ऐसे आप देखिए थीटा का वैल्यू कॉट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थीटा का मान कॉट में बढ़ रहा है, तो देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा बढ़ने से वैल्यू घटता है कॉट में, याद रखिएगा। थीटा बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू घटता है, वैल्यू घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, है ना। और अगर वैल्यू बढ़ रहा है पब्लिक तो थीटा क्या होगा, घटेगा। चलिए b अगर छोटा होगा, तो अगर ये डिस्टेंस b छोटा होगा पब्लिक, इसका मतलब कि दूसरा अल्फा पार्टिकल एकदम न्यूक्लियस के नजदीक से होगा, समझिएगा। b अगर छोटा होगा तो वो b अगर छोटा होगा पब्लिक तो दूसरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा। तो b छोटा होगा तो कॉट थीटा बटा 2 छोटा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो b स्मॉल होगा तो कॉट थीटा बटा 2 भी स्मॉल होगा पब्लिक। लेकिन जब कॉट का वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब थीटा क्या होगा, लार्ज होगा। इसका मतलब कि b स्मॉल रहने से थीटा लार्ज होगा। फिर से समझिए, b कम, कॉट थीटा बटा 2 कम, लेकिन थीटा का वैल्यू ज्यादा। तो b अगर स्मॉल है, थीटा लार्ज है, इसका मतलब b स्मॉल रहने का मतलब कि दूसरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी नजदीक है, ना, b का वैल्यू कम है, और न्यूक्लियस से दम नजदीक रहेगा पब्लिक, उसका डेविएशन थीटा का वैल्यू क्या होगा, लार्ज। यानी जो न्यूक्लियस के दम नजदीक से होगा पब्लिक, उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर b इज लार्ज, b अगर ज्यादा होगा कॉट थीटा बटा 2 भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब कॉट थीटा बटा 2 ज्यादा होगा, लेकिन पब्लिक थीटा का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल। यानी कि b अगर लार्ज होगा, माने b अगर ज्यादा होगा, ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस से ढेर दूर पर है पब्लिक, ये वाला है ना, और न्यूक्लियस से ढेर दूर पर होगा, b लार्ज होगा तो थीटा क्या होगा, स्मॉल, यानी कम एंगल से डेविएट करेगा। यानी कंक्लूजन इसी से वो निकाले पब्लिक रदरफोर्ड साहब कि जो न्यूक्लियस के दम नजदीक रहेगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पर रहेगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। अगले लेक्चर में आप लोग को नील्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा के चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।